Hello folks, this is Mod Zero and welcome to another video on the interview revision for Java Basic Memory Model and String Builder. सर ये वीडियो उनके लिए है जिनको ऑलरेडी चीजें आती है एंड दे आर जस्ट हियर टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है यार, मैंने खुद ये कुणाल की वीडियोस देख के सीखा है और मैंने सोचा यार बिफोर इंटरव्यूज मुझे ये पूरा वीडियो देखना पड़ता था और 40 मिनट्स एंड 1 आवर वीडियो। सो मैंने सोचा यार कि लेट्स क्रिएट सम शॉर्ट्स नोट्स, है ना, ताकि पूरा वीडियो देखना भी ना पड़े एंड वी जस्ट हैव द विजुअलाइजेशन एंड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट आर जस्ट रिक्वायर्ड टू क्लियर द इंटरव्यूज। तो ठीक है यार, स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं ये जावा मेमोरी मॉडल। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जो म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट होता है एंड देन कवर करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर। चलो यार स्टार्ट करते हैं। यार देखो, जब भी अपना ये जो कोड है ना, ये बिल्ड होता है एंड वी वांट टू रन इट। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअली, ये चलता है अपने रैम पे। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड इट लोड्स इनटू योर रैम, और रैम में क्या होता है, एक प्री डिफाइंड अपने को जगह मिलता है। ठीक है, तो यहाँ देखो कि और भी प्रोसेसेस चल रहे हैं। ठीक है, इसके बीच में अपना एक कोड है, ये रन हो रहा है इनसाइड द जेवीएम। तो इसमें जो स्पेस मिला है ना हमको, तो यार ये जो मेमोरी है ना, ये ऑर्गेनाइज होती है टू फॉर्म में। एक होता है हीप मेमोरी, एक होता है स्टैक मेमोरी। और ये जो पार्टीशन है ना, ये कोई फिजिकल मेमोरी में पार्टीशन नहीं है, दिस इज जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टैक हमेशा ग्रो होता है ऊपर के साइड एंड हीप ग्रो होता है लोअर साइड। नाउ लेट्स सी कि ये मेमोरी मैनेजमेंट होता कैसे है इन जावा। तो अभी मैं यार एक दो, तो इसमें फोकस करो कि ये ना अपना प्रिमिटिव टाइप है, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो अपना स्टैक मेमोरी है ना, इसमें अपना वेरिएबल स्टोर होगा एज वेल एज वैल्यू स्टोर होगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज इट इज प्रिमिटिव, हीप में इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बट देखो, ये इंटीजर है, ये क्लास है, तो फिर ए क्या हुआ, ए इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए इज एन ऑब्जेक्ट। तो तब कैसे ये मैनेज होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है ना, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा क्रिएट होता है कहाँ, हीप में। तो ये जो 5 वैल्यू है, ये हीप में क्रिएट हो जाएगा। ए जो कि एक वेरिएबल का काम करेगा, डेट विल स्टोर द रेफरेंस। ठीक है, ये बस एक पॉइंट करेगा जहाँ भी 5 प्लेस्ड होगा। तो इसमें क्या होगा, जो भी 5 का एड्रेस होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन ए। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंस होता है कि हाउ ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एंड हाउ प्रिमिटिव्स आर स्टोर्ड। तो इसको कंटिन्यू करते हैं एंड लेट्स से एक एरे लिस्ट का एग्जांपल। तो तो लेट्स सपोज यार मैंने एक एरे लिस्ट लिया है जिसका वैल्यू है 1 2 3 4। तो एरे लिस्ट तो क्लास है, तो ए क्या हुआ, इट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरे लिस्ट। ठीक है, और एरे लिस्ट यार होता है म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर। म्यूटेबल का मतलब कि वो चेंज हो सकता है इन प्लेस। ठीक है, इट इज ओपन टू चेंज। तो यार इसमें होगा क्या ना, लेट्स से मैं इसकी वैल्यूज को चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यूज को, तो मैं क्या करूंगा, ए डॉट अपेंड करूंगा। अपेंड से क्या होगा, इसके लास्ट में 5 आ जाना चाहिए। तो एक्चुअली होगा क्या, जब भी ये वाली लाइन हिट होगी, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो यहाँ पहले स्टैक में ए नाम का एक वो रेफरेंस स्टोर करेगा इस एरे पे, जो कि 1 2 3 4 5 है। एंड जैसे ही मैं अपेंड करता हूँ, यहाँ पे वो इन प्लेस अपेंड हो रहा है, राइट। यहाँ पे कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, जस्ट बिकॉज ये म्यूटेबल है, ये यहीं पे ही चेंज हो रहा है। सो रेफरेंस इज नॉट चेंजिंग। और यार सिमिलरली अगर मैं बी इक्वल टू ए कर देता हूँ, ठीक है, अगर बी इक्वल टू ए कर देता हूँ, तो ये इन दोनों का मतलब क्या है कि ये जो बी है, दिस विल ऑल्सो बी पॉइंटिंग टू द एज ऑब्जेक्ट। कि अगर बी इक्वल टू ए कर दिया तो बी और ए का रेफरेंस सेम हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, अगर मैं बी 0 = 10 कर देता हूँ, देन वो ए के लिए भी चेंज हो जाएगा यार। वाई, बिकॉज बी और ए तो एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, बस नाम अलग अलग है, राइट। गंगाधर ही शक्तिमान है। तो यार ये हो गई एरे लिस्ट की बात, जो कि है म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर। अब लेट्स से अपन देखते हैं यार स्ट्रिंग्स को। अच्छा, और एक चीज कि अगर बी इक्वल टू ए हम चेक करते हैं, तो इक्वल टू क्या करता है, ये हमेशा रेफरेंस को चेक करता है कि क्या ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, क्या इन दोनों का रेफरेंस सेम है। एंड अगर बी इक्वल टू ए करेंगे तो दिस विल रिटर्न ट्रू। ठीक है, बिकॉज रेफरेंस सेम है। अब देखो यार स्ट्रिंग्स के ऊपर, तो स्ट्रिंग अपने को पता है यार कि ये इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो अगर मैं स्ट्रिंग ए इक्वल टू ए बी सी डी असाइन कर दूं, तो ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग क्या है, क्लास है। तो अगर ये असाइन होता है तो ए पॉइंट करेगा, राइट। बट जो कि ये इम्यूटेबल है, वी कैन नॉट डू दिस, है ना। यहाँ पे इंडेक्स करके कोई भी वैल्यू सेट नहीं कर सकते, ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड। बट इफ यू वांट टू मॉडिफाई, अपने को ना रीअसाइन करना पड़ता है स्ट्रिंग को, जस्ट लाइक दिस। कि अगर मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे जेड रखना है, तो आई विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज द ऑब्जेक्ट।
तो इससे क्या होगा, ये जो रेफरेंस है ये डिलीट हो जाएगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा हीप में, एंड देन इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द ZBCD। और फिर क्या होगा यार, क्योंकि ABCD को कोई पॉइंट नहीं कर रहा है तो इसका कोई यूज नहीं है, सो दिस विल बी डिलीटेड बाय द गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, तो यार एक एग्जांपल देखते हैं। अगर स्ट्रिंग A इक्वल टू ABCD है एंड देन अगेन स्ट्रिंग B इज ऑल्सो अ सेम थिंग, तो क्या होगा, दिस इज इंटरेस्टिंग। जबकि ये दो अलग ऑब्जेक्ट्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ, A को भी ABCD एंड B को भी ABCD, इवन दो वैल्यू सेम बट ऑब्जेक्ट तो अलग है ना, बट स्टिल इंटरनली जावा क्या करता है, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा हीप में एंड दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे। अब यार ऐसा होता क्यों है, ठीक है, जावा ये चीज करके क्या अचीव कर रहा है। तो यार पहला पहला जो अचीवमेंट है वो है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि यार स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, तो उसे पता है कि इसमें कोई चेंजेस होगा नहीं, राइट, यहाँ पे कोई चेंजेस होना नहीं, सेम सेम ऑब्जेक्ट्स को वो दो बार क्यों क्रिएट करे, इसलिए वो एक बार क्रिएट करता है एंड एवरीथिंग एंड एवरी रेफरेंस इज पॉइंटिंग टू द सेम थिंग। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रिंग पूल का। ठीक है, ये स्ट्रिंग पूल जो होता है कि जब भी अपन इस तरीके से स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग ए इक्वल टू सम वैल्यू एंड स्ट्रिंग बी इक्वल टू सम वैल्यू, एंड इफ दो वो ना पूल पे एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा एंड बी और ए सेम चीज को पॉइंट करेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है, जब भी पहली बार एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एंड दैट इज ABCD, तो एंड अगर वो दूसरी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहेगा फ्रॉम बी, तो वो चेक करेगा क्या वो पूल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो डिफरेंट रेफरेंस को भी वो सेम ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर देगा, एंड दैट्स व्हाई इट अचीव्स दिस परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। यार और एक बात आती है कि इम्यूटेबल रखना क्यों चाहिए। पहला तो अपन ने देख लिया कि परफॉर्मेंस के लिए, दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है इन टर्म्स ऑफ हैशिंग। तो जब भी अपन हैश डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं जस्ट लाइक हैश मैप, हैश टेबल, तो उसमें अपन की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं, राइट। जस्ट इमेजिन कि आपने एक की लिया है एंड दैट इज एन एरे लिस्ट। एरे लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है, बट लेट्स से आपका की ही चेंज हो जा रहा है बट वैल्यू इज सेम, सो दिस विल क्रिएट डेटा इनकंसिस्टेंसी, राइट। इसलिए हमेशा जो की होता है दैट इज एन इम्यूटेबल थिंग, एंड दैट्स व्हाई स्ट्रिंग्स कैन बी एक्टेड एज अ की जस्ट बिकॉज इट इज केप्ट इम्यूटेबल। अभी आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, कोई भी यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट, एंड इफ इट इज इम्यूटेबल, है ना, यू कैन यूज इट एज अ की इन योर हैश टेबल और हैश मैप। ठीक है, दूसरा फायदा तो यार ये हैशिंग के में हो गया। यार ठीक है, फिर अपन ने ये स्ट्रिंग पूल का कॉन्सेप्ट देख लिया, बट व्हाट इफ कि अगर मैं दो ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट कि पूल में एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, आई वांट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो उसका क्या सॉल्यूशन है। तो उसका सॉल्यूशन है यार न्यू कीवर्ड। जैसे ये एग्जांपल देखो, स्ट्रिंग ए एंड स्ट्रिंग बी, और यहाँ पे अपन डायरेक्ट स्ट्रिंग असाइन नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग अ न्यू कीवर्ड। तो न्यू से क्या होता है, न्यू ऑलवेज क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट, यू माइट नो ना, कि स्ट्रिंग क्लास है और वी आर यूजिंग न्यू, सो दिस विल ऑलवेज क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, भले ही इसकी वैल्यू सेम हो। तो एक्चुअली होता क्यों है ऐसा कि ये पूल का कॉन्सेप्ट नहीं आता इस पे। तो जब भी अपन न्यू कीवर्ड यूज करके स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, इट विल क्रिएट द स्ट्रिंग आउटसाइड ऑफ द पूल एंड अलग अलग रेफरेंस वहां पे पॉइंट होगा। तो यार यही डिफरेंस होता है टू क्रिएट स्ट्रिंग विथ न्यू कीवर्ड और डायरेक्टली क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग ऑन द स्ट्रिंग पूल। ठीक है यार, इम्यूटेबल देख लिया, म्यूटेबल देख लिया। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर इस तरीके से स्ट्रिंग क्रिएट हुआ है यूजिंग न्यू कीवर्ड, तो अगर अपन a इक्वल टू b करना चाहेंगे ना, तो दिस विल रिटर्न फॉल्स। ए भी ABCD है एंड बी भी ABCD है, वैल्यू इज सेम, बट रेफरेंस अलग अलग है, डबल इक्वल्स टू ऑलवेज चेक्स फॉर सेम रेफरेंस, दैट्स व्हाई इट विल रिजल्ट फॉल्स। बट अपन ना यहाँ पे अगर आप देखो, अगर स्ट्रिंग ए एंड स्ट्रिंग बी इस तरीके से क्रिएट हुआ है, देन a इक्वल टू b जो होगा ना, दिस विल बी ट्रू। ठीक है, जस्ट बिकॉज रेफरेंस सेम है। ठीक है, तो अब चलते हैं यार नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, कि लेट्स से मैं बोलूँ यार मेरे को स्ट्रिंग ना, अगर मैं स्ट्रिंग ए, तो मैं स्ट्रिंग ए इक्वल टू ABCD क्रिएट करता भी हूँ, बट इवन इफ आई वांट टू चेंज, ठीक है, आई वांट टू चेंज, आई वांट टू ऐड करेक्टर या कुछ भी मुझे इसमें चेंज करना है, सो हाउ कैन आई डू इट। क्योंकि अगर मैं कुछ भी चेंज करना चाहूँ, लेट्स से मैं a इक्वल टू a प्लस, अगर मैं ये ऑपरेशन करता हूँ, डेफिनेटली ये रिटर्न करेगा ABCDE, बट दिस इज वेरी इनएफिशिएंट। ठीक है, जस्ट बिकॉज स्ट्रिंग इम्यूटेबल था, तो ये हमेशा हीप में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, दैट विल बी ABCDE, और ये जो पुराना ABCD है उसका रेफरेंस डिलीट होगा हमेशा, एंड देन यहाँ पे एक नया रेफरेंस बनेगा। तो दिस इज इनएफिशिएंट ना, यहाँ पे अपनी मेमोरी वेस्ट हुई है। उसी को एक एग्जांपल से समझते हैं कि जनरली ना हमेशा कोडिंग क्वेश्चन टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं,
कि भाई अपने को कोई स्ट्रिंग दिया है, उसमें हम लोग को कोई मैनिपुलेशन करना है, प्लस करना है या फिर कोई वर्ड्स ऐड करना है, ठीक है। तो जब भी अपन स्ट्रिंग के आगे प्लस या कोई भी ऑपरेशन करते हैं दैट इज पॉसिबल ऑन स्ट्रिंग, इट विल ऑलवेज बी क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल है कि अपने को ना रिवर्स बाय वर्ड करना है। लेट्स से अगर मेरे को इनपुट मिलता है आई एम मॉड जीरो, तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए मॉड जीरो एम आई, ठीक है। इसको रिवर्स ऑर्डर पे प्रिंट करना है। तो यार एक नाइव अप्रोच क्या होता है कि सबसे पहले तो अपन एक रिजल्ट स्ट्रिंग बनाएंगे। एक बार इसको फिर से लिखता हूँ, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या करते थे अपन, एक फाइनल रिजल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग बना लेते थे, ठीक है। एक लूप लगाते थे विच विल बी गोइंग इन रिवर्स, ठीक है। यहाँ पे मैं स्यूडो कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। लूप लगाते थे रिवर्स पे, और फिर एक एक करके अपन ना वर्ड्स बनाते थे। लेट्स से सबसे पहले अगर रिवर्स कर रहे हैं और अपना इनपुट है ये आई एम नॉट जीरो, तो सबसे पहले यहाँ से लूप चलेगा एम तक। तो जैसे ही अपने को स्पेस मिलता था, हम लोग एक वर्ड क्रिएट कर देते थे, और वो वर्ड होता था जो भी लास्ट में अपने को मिला होता था। फिर हम लोग क्या करते थे कि आर ई एस वर्ड्स प्लस आर ई एस, ठीक है, इस तरीके से करते थे, वर्ड को एम्प्टी कर देते थे। फिर यहाँ देखो कि ये जब मॉड जीरो का वर्ड बना, तो यह तो अपेंड हो गया, फिर वो एम्प्टी हुआ, फिर एम एक वर्ड बनेगा। सॉरी यहाँ पे मैं गलत लिख दिया, दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है। तो पहले मॉड जीरो बना एंड देन एम अपेंड होगा एंड देन आई अपेंड होगा, तो इस तरीके से रिवर्स हो जाता है। बट यहाँ पे बहुत स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है कि वर्ड को एम्प्टी कर रहे हैं देन रिजल्ट पे अपन प्लस लगा रहे हैं। इसकी एफिशिएंसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑर्डर ऑफ एन तो है, बट दिस इज स्टिल इनएफिशिएंट क्योंकि यहाँ मेमोरी मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा। So always remember, in any coding interview question, you don't directly manipulate string just like this because negative effect पड़ेगा यार। तो यार इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन निकला स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। ये स्ट्रिंग बिल्डर क्लास क्या बोलता है कि even if you create a string and even if you modify it, I will not create a new object। ठीक है, तो ये करता कैसा है? तो ये अलाउ करता है स्ट्रिंग में मैनिपुलेशन ऑपरेशन जस्ट लाइक एडिंग, ठीक है, विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट एवरी टाइम। तो इसको देखते हैं इसका सिंटैक्स। एक नया स्ट्रिंग क्रिएट किया, ठीक है, विच इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग। अब मैं ए डॉट अपेंड करके कोई भी कैरेक्टर या स्ट्रिंग ऐड कर सकता हूँ, और इस टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। अभी जब जब भी मैंने सारे अपेंड कर लिए, आई विल डू लास्ट में द टू स्ट्रिंग थिंग। तो ये क्या होगा, जो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है, इट विल बी क्रिएटेड इनटू योर फाइनल्स। तो जो भी इंटरमीडिएट ऑपरेशंस अपन कर रहे हैं ना, उस टाइम पे ऑब्जेक्ट बन ही नहीं रहा है। हम ऑपरेशंस जब फाइनल कर लेंगे और जब ये टू स्ट्रिंग फंक्शन कॉल करेंगे, देन इट विल कॉल द देन इट विल क्रिएट अवर फाइनल स्ट्रिंग। तो दैट्स व्हाई इट मैनेजेस efficiently adding operation on string without creating new object। ठीक है, ये थोड़ा string dot out dot println पे भी देख लेते हैं कि अगर इस println के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, तो इसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, ये हमेशा ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग मेथड को ही कॉल करता है। एंड लेट्स से अगर अपन ने कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया है, तो अपन उसका टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करते हैं, एंड देन जब भी अपन अपना प्रिंट एलेन पे अपना ऑब्जेक्ट डालेंगे, इट विल कॉल अवर टू स्ट्रिंग एंड हम लोग उसको अच्छे से डिस्प्ले कर पाते हैं। तो यार अपने को ये पता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, उन सबका बाप कौन है यार, वो होता है ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट ऑफ एवरी अदर क्लास दैट यू विल बी सीइंग इन जावा। तो ऑब्जेक्ट का जो बाय डिफॉल्ट टू स्ट्रिंग मेथड होता है ना, वो डायरेक्टली ना एड्रेस प्रिंट कर देता है, द वर्चुअल एड्रेस विच इज समथिंग लाइक एन हैश कोड। तो ये होता है डिफॉल्ट मेथड, एंड इसी को अपन यार ओवरराइड करते हैं ओन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टू स्ट्रिंग। सर ये अपन आगे देखेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट जब अपन कवर करेंगे हाउ इनहेरिटेंस वर्क्स एंड हाउ अदर थिंग्स वर्क, ठीक है। सारी चीजें कवर करेंगे फॉर द इंटरव्यू। और एक चीज बता देता हूँ कि स्ट्रिंग बिल्डर इज जस्ट नॉट अबाउट अपेंड। उसमें अपन ना इंसर्ट, डिलीट, रिप्लेस ऑफ एनी सिंगल कैरेक्टर, सारी चीजें कर सकते हैं। जस्ट तो इससे क्या होता है कि अपने को जो स्ट्रिंग्स है ना, ये एरे लिस्ट ही बन जाता है, एन एफिशिएंट एरे लिस्ट यूजिंग द स्ट्रिंग बिल्डर। और लास्ट में टू स्ट्रिंग कॉल कर लो, इट विल क्रिएट योर स्ट्रिंग। तो चलो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही, देन विल कवर मोर सच कॉन्सेप्ट। तो तब तक के लिए बाय बाय।